फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एचडीएफसी के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स का रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। तो इस वीडियो में हम एचडीएफसी के लार्ज कैप कैटेगरी के इक्विटी फंड के बारे में डिटेल में जानेंगे। वीडियो में आगे हम एचडीएफसी टॉप 100 का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे, रिस्क एंड रिस्क एडजस्टेड पैरामीटर्स चेक करेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि पास्ट में इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और साथ ही इस फंड का हम इन्वेस्टमेंट स्टाइल समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो भी चेक करेंगे, जिससे कि हमें एक आइडिया मिलेगा कि फ्यूचर में हम किस तरह का परफॉर्मेंस इस फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं एचडीएफसी टॉप 100 का पास्ट परफॉर्मेंस। यहां पर आप रिटर्न्स चेक कर सकते हो। एनएवी डेट 14 अगस्त 2023 का। तो यहाँ पे देखो, आप बेंचमार्क के मुकाबले इनका परफॉर्मेंस देखो, क्योंकि ऐसे ही हमें पता चलता है कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। तो बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न आया है लास्ट 1 ईयर में। बेंचमार्क का 9% से भी कम का रिटर्न है, जबकि इस फंड का ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न आ रहा है। यहाँ पे सारे जो रिटर्न है वो डायरेक्ट प्लान के हैं। यहाँ पे देखिए बेंचमार्क 3 ईयर में देखिए, फिर इनका रिटर्न देखिए, सिमिलरली 5 ईयर, 10 ईयर। सो इन डिटेल्स को देखकर तो यस, ये क्लियर है कि रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। और ये जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया है रिसेंट टाइम्स में, इसी के कारण अगर आप इनका लॉन्ग टर्म का रिटर्न्स भी देखें तो वो भी काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पर आप इस फंड का रिटर्न चेक कर सकते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 कोविड के कारण इस समय स्टॉक मार्केट्स काफी ज्यादा गिरे हुए थे, इसीलिए देखिए बेंचमार्क कितना ज्यादा गिरा हुआ है, 28% से। और ये फंड देखिए ऑलमोस्ट 34% गिरा हुआ था। इस समय 3 ईयर का ही परफॉर्मेंस देखे तो देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेट पे देखते हैं तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन इस फंड का अच्छा नहीं था, क्योंकि बेंचमार्क से भी काफी ज्यादा गिरा था ये फंड। बट एनीवे आपको पता है कि एचडीएफसी के जो इक्विटी फंड्स थे काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे। इनका जो परफॉर्मेंस आया है वो मोस्टली आया है कोविड के कारण, जब स्टॉक मार्केट गिरा उसके बाद जो रैली आया उसके बाद से इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। मोस्टली वो इसलिए इंप्रूव हुआ है क्योंकि वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट, जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट भी काफी तेजी से बढ़ा है। और जब भी इंटरेस्ट रेट काफी तेजी से बढ़ता है तो जनरली वैल्यू स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस होता है वो इंप्रूव होता है, दैट इज रिटर्न्स थोड़े ज्यादा आते हैं वहां से। और एचडीएफसी के इक्विटी फंड्स में वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, खासकर पीएसयू स्टॉक्स का। और वो एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो रिसेंट टाइम्स में काफी अच्छा है। यहाँ पर आप इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं 3 ईयर और 5 ईयर में। तो देखिए बीटा इनका कम नहीं होता है, बीटा देखिए 1.02 है, तो यहाँ पे तो थोड़ा रिस्क है। लेकिन 3 ईयर में शार्प रेशियो देखिए कितना अच्छा है। 1 से ज्यादा अगर शार्प रेशियो किसी फंड का है तो उसे अच्छा माना जाएगा। अल्फा भी अच्छा है लार्ज कैप कैटेगरी के फंड के लिए। 3 के आसपास का जो अल्फा है वो अच्छा माना जाएगा। 5 ईयर का परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा अच्छा आप नहीं बोल सकते, ओके शॉर्ट परफॉर्मेंस है। हाँ, 3 ईयर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहाँ से भी क्लियरली पता चल रहा है कि जो परफॉर्मेंस आया है मोस्टली वो रीसेंट टाइम्स का परफॉर्मेंस है। अगर आपने मास्टर्स ऑफ म्यूचुअल फंड कोर्स का लेटेस्ट लेक्चर किया होगा तो अब मोस्टली आपको ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्प रेशियो, अल्फा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मोस्टली क्लियर हो गए होंगे। और ये जो स्लाइड है आपको अच्छी तरह से मोस्टली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप इस फंड का आईवीएम, बेंचमार्क, एक्सपेंस रेशियो, इक्विटी एक्सपोजर, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये फंड काफी पुराना फंड है, इसीलिए आईवीएम काफी बड़ा हो गया, 25,000 करोड़ के आसपास। बेंचमार्क देखिए निफ्टी 100। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये फंड अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इंडिया की मार्केट कैप वाइज टॉप 100 स्टॉक्स में करता है। एक्सपेंस रेशियो तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है, ये जो पुरानी कंपनीज है म्यूचुअल फंड कंपनीज, उनका एक्सपेंस रेशियो अभी भी काफी ज्यादा है ये पुराने फंड्स का। तो डायरेक्ट प्लान का इतना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा है। इक्विटी एक्सपोजर देखिए 95% के आसपास है। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एचडीएफसी के इक्विटी स्कीम से आपको पता है इनका पी रेशियो कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपोजर काफी ज्यादा होता है, इसीलिए पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग इनका ज्यादा नहीं है। जब हम इनका स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे उस समय आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि पी रेशियो ज्यादा क्यों नहीं है। एनुअल टर्नओवर भी देखिए ज्यादा नहीं है। तो एनुअल टर्नओवर देखकर ये पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर फंड है वो
बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, दैट इज अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में ज्यादा स्टॉक्स का बाय एंड सेल नहीं करता है। फंड मैनेजर देखिए नए हैं, राहुल बैजल 2022 से मैनेज कर रहे हैं इस फंड को। प्रशांत जैन के जाने के बाद ऑफ कोर्स कुछ चेंजेस हुए हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स में और कुछ नए फंड मैनेजर्स आए हैं, बट हाँ ये नए फंड मैनेजर हैं एचडीएफसी के इस फंड के लिए। ओवरऑल अगर इनका एक्सपीरियंस देखें तो बहुत पुराने एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आप मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, तो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है तो नेचुरली यहाँ लार्ज कैप के स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर है, लेकिन साथ ही मिड कैप के स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर रखा गया है। सेक्टर एलोकेशन अगर देखें तो देखिए लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और लार्ज कैप का अगर आप इंडेक्स देखेंगे निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 तो वहां पे फाइनेंशियल का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, सारे बड़े बड़े बैंक्स का एक्सपोजर वहां पे, इसीलिए फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पे आपको एक्सपोजर इतना ज्यादा दिख रहा है। और टेक, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर और एनर्जी में भी एक्सपोजर लिया गया है। ये इनका स्टॉक पोर्टफोलियो देखिए, इनका पीएसयू, क्योंकि एचडीएफसी का इक्विटी फंड है तो आपको पीएसयू तो चेक करना ही होगा। पीएसयू कंपनीज देखिए एनटीपीसी, एसबीआई, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, ये टॉप होल्डिंग्स में ही इतने सारे पीएसयूज हैं और अच्छा खासा एक्सपोजर है, इसीलिए इनका पी रेशियो भी हमने चेक किया था, ज्यादा नहीं था। और ओवरऑल देखिए ये लार्ज कैप का फंड है तो सारे बड़ी कंपनीज हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, आईटीसी, इन्फोसिस, यहाँ पे एक्सपोजर काफी ज्यादा है। अभी हमने एचडीएफसी टॉप 100 का जो डिटेल्स चेक किया है, देखिए डिटेल्स तो रीसेंट टाइम्स का काफ़ी अच्छा है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी अच्छी तरह से समझना होगा। देखिए पास्ट में बहुत पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ करता था, इस फंड का टॉप फंड हुआ करता था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आया और रिसेंट टाइम्स में फिर से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आया है। तो मोस्टली ये जो आउट परफॉर्मेंस हो रहा है या फिर अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है वो मोस्टली आ रहा है इस फंड के पीएसयू स्टॉक्स के एक्सपोजर के कारण। बहुत पहले जो इनका टॉप क्लास का परफॉर्मेंस आता था वो पीएसयू स्टॉक्स के कारण आता था, उसके बाद जो अंडर परफॉर्मेंस आया सालों का वो भी पीएसयू स्टॉक्स के कारण आया, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा था और बीच में इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रह रहा था। और जो रीसेंट टाइम्स फिर अगेन पीएसयू स्टॉक्स का जब परफॉर्मेंस वापस आया तो इस फंड का भी रिटर्न जो है वो अच्छा आ रहा है। पीएसयू स्टॉक्स का जो रिटर्न्स अच्छा आ रहा है उसका ऑफ कोर्स बड़ा रीज़न ये है कि इन कंपनीज का भी परफॉर्मेंस पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन हाँ यहाँ पे ये देखना होगा कि प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले कब तक इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए पहले बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस था, इनका वैल्यूएशन बहुत कम था, तो इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन तो इनमें तेज़ी आया। जनरली ऐसा होता है डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में, इस तरह का होता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट ईयर से शायद अगर इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो और प्राइवेट सेक्टर की जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं उनका जब परफॉर्मेंस वापस आएगा उस समय इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। बट हाँ एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर तक तो सेफली हम बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद ऑफ कोर्स देखना होगा, यहाँ पे ये भी देखना होगा कि ये जो पीएसयू स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर का स्ट्रैटेजी है वो मिस्टर प्रशांत जैन का रहा करता था, अब वो एचडीएफसी के साथ है नहीं, तो फिलहाल तो वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रह रहा है, इसलिए नेचुरली ये उसे कम नहीं करेंगे, उन्होंने मेंटेन रखा है और उसका रिटर्न्स भी अच्छा आया है। लेकिन देखना होगा कि जो नए फंड मैनेजर हैं वो आने वाले सालों में वैल्यू स्टॉक्स का या फिर पीएसयू स्टॉक्स का एक्सपोजर किस तरह का रखते हैं, क्योंकि उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा इस फंड का परफॉर्मेंस। ये फंड उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकता है जिन्हें लगता है कि आने वाले सालों में भी वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और साथ ही वैसा फंड अगर आपको चाहिए जो कि बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें ये ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में ये जो वैल्यू स्टॉक्स या फिर पीएसयू स्टॉक्स का इतना बड़ा एक्सपोजर है उसका क्या होता है। तो अगर किसी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस फंड में या फिर प्लान कर रहे हैं करने का, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अगर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर इसे रिडीम करना है या फिर आपको जो कुछ भी करना है, आप खुद का इन्वेस्टमेंट रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।